हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 28 मई के करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो मिशन ईशान है वो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत ने क्या किया है, हवाई यातायात जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने 4 हवाई क्षेत्र, भारत के पास जो 4 हवाई क्षेत्र थे उनको एक कर दिया है और एकीकृत करके उसे पूरे देश में फैलाने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हवाई क्षेत्र आप देख लें एक बार, ये कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसमें क्या था, 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों में और गुवाहाटी में एक उप उड़ान सूचना क्षेत्र था। इसके माध्यम से ये सब कंट्रोल होता था। समझ रहे हैं आप? भारत का जो ये उड़ाई ये जो माफ कीजिए, जो हवाई क्षेत्र है, कौन कौन से इसमें 4 उड़ान सूचना क्षेत्र थे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और गुवाहाटी में क्या था? गुवाहाटी में उप उड़ान सूचना क्षेत्र था। ठीक है, उसके माध्यम से ये नियंत्रित किए जाते थे और प्रत्येक स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। और अब इन चारों को एक कर दिया गया है। देखिए, अब आप मैप देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको एकीकृत करके, और ये देखिए, ये जो गुवाहाटी दिख रहा है ना, ये जो ईस्ट वाला एरिया है हमारा, नॉर्थ ईस्ट वाला जितना भी पोर्शन है, ये गुवाहाटी यहाँ उप हवाई क्षेत्र है। देखिए, अब ये एकीकृत करके इस पर पहल इसकी की जा रही है। अब इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। अपने अलग अलग हवाई क्षेत्र प्रबंधन को एकल एकीकृत प्रणाली में समेकित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश के अटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है? देखिए, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया है और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है चिली में। ठीक है, देखिए टोक्यो विश्वविद्यालय ने क्या किया है, अटाकामा वेधशाला यानी TAO का उद्घाटन किया है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, चिली के कहा किस क्षेत्र में, हम देख लेते हैं। चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चाजनतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर यह वेधशाला स्थित है। फिर से देख लीजिए, चिली के एंटोफगास्टा, बस ये याद रखिएगा। इसमें क्या है, TAO के इस केंद्र में 6.5 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इससे क्या होगा, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, पहला जो विश्व फुटबॉल दिवस है वो मनाया गया है 25 मई को। तो 25 मई को पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें जो ग्रीष्म ओलंपिक है वो कहाँ है, पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। और 25 मई 2024 को ही 1924 फुटबॉल, एक्चुअली में इसे क्यों मनाया जा रहा है देख लीजिए, कि जो फुटबॉल आयोजन है उसकी ये 100वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 2024 में अब 25 मई को क्या हुआ है कि फुटबॉल आयोजन की ये 100वीं वर्षगांठ रही है। इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए इन्होंने 25 मई 2024 को, जब इसके 100 साल पूरे हुए हैं फुटबॉल आयोजन के, तो इन्होंने इसकी वर्षगांठ जो 100 साल की है उस पर ही विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कर दी है और ये पहली बार मनाया गया है। तो क्या है, हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये क्या है, इसका जो प्रस्ताव वहां पेश किया गया, ये किया गया यूएन में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी ने ये पेश किया था। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इन्होंने 7 मई 2024 को ये संकल्प पारित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत की अनसुया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता है? तो देखिए, जो भारत की अनसुया सेन गुप्ता है, इन्हें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है? ये मिला है इन्हें
इनकी मूवी द शेमलेस के लिए। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है अभी जो कौन सा फेस्टिवल चल रहा है वो कौन सा है? उसका ये 77वां 77th एडिशन है। ठीक है, और इसमें आपको पता है हम कल की क्लास में भी कवर कर चुके हैं। चलिए पहले हम बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देख लेते हैं। तो देखिए ये जो अनसुईया सेन गुप्ता है इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वैसे कौन सा किस कैटेगरी में मिला है? ये कैटेगरी है अनसर्टेन रिगार्ड। अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है। ये कोलकाता की रहने वाली हैं अनसुईया। इनको अवार्ड आपको पता है शेमलेस के लिए मिला है। और फिल्म जो है इनकी उसको बुल्गारिया के फिल्म मेकर हैं ये कॉन्टेटिन बोजानोव। ठीक है, ये बुल्गारिया के फिल्म मेकर हैं कॉन्टेटिन बोजानोव। इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। ठीक है, आपको पता है 77 जो कॉन्स फेस्टिवल है इसमें ला सिने पुरस्कार भी भारतीय ने जीता है। ठीक है, भारत की कौन सी मूवी है जिन्होंने ये जीता है? ये जो है पुणे के स्टूडेंट हैं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के। ठीक है, ये कौन सी मूवी थी? ये थी सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट ओन्स टू नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यूईएफए यूरोपा लीग का फाइनल आयरलैंड के अवीवा स्टेडियम में खेला गया। किस फुटबॉल क्लब ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की? तो देखिए इसमें जो जीत हासिल की है ये जीत हासिल की है अटलता बीसी। ठीक है, तो देखिए यूईएफए यूरोपा लीग क्या है? ये एक वार्षिक फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है जो 1971 से पात्र यूरोपीय फुटबॉल क्लबों के लिए यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन जीत देखा था? इसमें कौन कौन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? इटालियन फुटबॉल क्लब था, अटलांटा बीसी था। ठीक है, ये अपना पहला अपना यूरोपियन फाइनल खेल रहे थे। और ये जर्मनी था, देखिए बायर लेवरकुसेन। ठीक, इनका यूरोपीय फाइनल था। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे मजबूत टीम रही है वो रही है स्पेन का सेविल फुटबॉल क्लब। इन्होंने ये अवार्ड अब तक 7 बार जीत लिया है। इसके फाउंडर कौन रहे हैं? इसके फाउंडर रहे हैं यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है न्योन, न्योन स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन है, भारत देश और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना है वो 1975 में की गई थी। इसमें ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो पेरिस में है। ठीक है, वो पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो देखिए आपको पता है कि इसमें जो सदस्य हैं वो 22 देश हैं। ठीक है, जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है इसमें 22 देश इसके सदस्य हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 12 देशों ने आज क्या किया? ईएसए ईयू स्पेस काउंसिल में जीरो डेब्रिज। डेब्रिज क्या होता है? मलबा। और ये किस मलबे की बात हो रही है? ये बात हो रही है जो अंतरिक्ष वाला मलबा है, ये उस मलबे की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने एक चार्टर बनाया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की कक्षा में क्या है? मानव गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है दुनिया के सभी देश कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो हमारी सराउंडिंग, हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग ये घूमते रहते हैं। तो क्या है ना, इनकी एक एक्सपायरी लिमिट है। मशीनरी ही है, एक समय बाद ये डैमेज हो जाती हैं, एक समय बाद ये खत्म हो जाती हैं। तो वो उनका जो मलबा है वो अंतरिक्ष में यूं ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसको वो बहुत कम वापस आ पाता है, इसलिए इन्होंने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अंतरिक्ष मलबे को हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष मलबा क्या है? तो आपको पता है पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें अंतरिक्ष मलबे में मुख्य रूप से क्या क्या है? देखिए ये है अंतरिक्ष यान, रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रहों के टुकड़े, और क्या है? उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विस्फोटक रूप से खराब हो चुकी जो वस्तुएं होती हैं उनके टुकड़े, ये सब शामिल है। ये हमारा स्पेस डेब्रिस है, इसे हम डेब्रिस कहते हैं, स्पेस डेब्रिस। तो ये क्या है? अंतरिक्ष मलबा है हमारा। ठीक है, तो क्या है, देखिए देश इस पर, दुनिया के जो देश हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं। ये जो मलबा हम अंतरिक्ष में फैला रहे हैं ये बिल्कुल सेफ नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसे जितनी कोशिश हो सके इसे इकट्ठा किया जाए और इसे वहां से हटाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है?
तो देखिए सबसे ज्यादा जो गंगा डॉल्फिन है वो कहाँ है, वो है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम जान लेते हैं। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताया है कि गंगा नदी बेसिन में 4000 से भी ज्यादा डॉल्फिन है, और इन 4000 से भी ज्यादा डॉल्फिनों में उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक डॉल्फिन अकेले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो डॉल्फिन है ये कहाँ कहाँ मिलती है, ये मिलती है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से मिलती है वो कहाँ मिलती है, चंबल में। चलिए गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। इसे अंधे डॉल्फिन, गंगा सुसु या हिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनेस्टा गंगेटिका। देखिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक नेम्स आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है प्लेटनेस्टा गंगेटिका। चलिए भारत में क्या है, मुख्य रूप से आपको पता है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण और यमुना, इनकी मुख्य धारा में इसे पाया जाता है। और ये क्या करती हैं, अपने शिकार का पीछा करने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे ये छोड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैप आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये गंगा है, ये आपको इसलिए दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि ये जो इसके किस बहाव में जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ भी आपका एक बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया, तो देखिए ये घोषित किया गया था 2010 में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर क्रश और भूमि को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है क्रश और भूमि, इनको लॉन्च किया है डीडी किसान। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये दूरदर्शन चैनल डीडी किसान, इन्होंने 26 मई को जो अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसने अपने एआई एंकर क्रश और भूमि को पेश किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और अत्याधुनिक तकनीक का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए इन्होंने इस एंकर को पेश किया है। ये सुनिश्चित करेगा कि किसानों के पास कृषि बाजार की कीमतें, मौसम के पूर्व अनुमान और अत्याधुनिक अनुसंधान पर नवीनतम अपडेट तक हर समय पहुंच हो। ठीक है, ये जो एंकर है, देखिए कितनी बढ़िया बात है कि ये 50 भाषाओं में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये 50 लैंग्वेज बोल सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य के हबसीगुड़ा और सैनिक पुरी में भूजल की कमी से निपटने के लिए शैलो एक्विफर मैनेजमेंट शैलो एक्विफर मैनेजमेंट पायलट मॉडल लागू किया जा रहा है, तो देखिए ये मॉडल लागू किया जा रहा है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना क्या है, तेलंगाना भूजल की कमी से इस समय जूझ रहा है और बाढ़ की समस्या, यहाँ इन दोनों से निपटने के लिए हबसीगुड़ा जो है और सैनिकपुरी में एक शैलो एक्विफर मैनेजमेंट पायलट सिस्टम ये लागू कर रहा है। एक्विफर देखिए है क्या, ये क्या है, जो पारगम्य चट्टाने हैं, मिट्टी रेत की एक भूमिगत परत है जो पानी को रोक कर रखती है, ये पानी को रोक कर रखेगी। ये क्या है कि प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करती है और भूजल को संग्रहित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने खाद्य और पोषण बोर्ड को औपचारिक रूप से भंग कर दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो बता दें कि ये मंत्रालय की तकनीकी शाखा थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो दिल्ली में था। और ये सामुदायिक पोषण जो कार्यक्रम है उनको तार्किक और तकनीकी सहायता देने का प्रभारी था। ठीक है, तो एफएनबी मूल रूप से कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1993 में महिला और बाल विकास मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अच्छा तो ये किसकी बात हो रही है, तो ये जो इन्होंने भंग किया है किसने किया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। देखिए यदि हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, हमारी डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और जो आपकी एक दो क्लासेस मिसिंग हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आज और कल में आपकी सभी क्लासेस जितनी भी छोटी क्लासेस है सभी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, कंटिन्यू बिल्कुल। अब अच्छे से लग जाइए, आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।